नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी। मैं कुलदीप कुमार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अपने भड़काऊ बयानों के लिए काफी मशहूर है। कई बार तो वो अपने बयानों की सीमा तक भूल जाते हैं। अब इस बार भी दिग्विजय सिंह ने कुछ ऐसा ही किया है। कांग्रेस महासचिव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को लायक तो बीजेपी को नालायक संतान बता दिया। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक दिन के लिए पटना आए थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रेस प्रतिनिधियों से केंद्र सरकार के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन कार्यक्रम के खिलाफ काफी विस्तार से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने नीतीश सरकार को भी मोदी के हाथ की कठपुतली बता दिया। उनका यह कहना था कि केंद्र की वर्तमान सरकार की नीति नालायक बेटे की तरह है, क्योंकि मोदी शाह की जोड़ी आम लोगों की मेहनत से बनाए गए लाखों करोड़ों के पब्लिक सेक्टर को बेच पैसा जुटाने की योजना पर काम कर रही है। अपने बयान में दिग्विजय ने कहा, लायक बेटा पिता से विरासत में मिली संपत्ति की रक्षा करता है और उसे सहेज कर रखता है, लेकिन नालायक बेटा उसी विरासत में मिली संपत्ति को बेचकर फिर कर्ज लेकर घी पीता रहता है। यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। आज की जो समस्याएं हैं, महंगाई की, बेरोजगारी की, और किस प्रकार राष्ट्रीय संपत्ति को, राष्ट्रीय संपदा को, और जो कांग्रेस पार्टी ने 1947 से लेकर 2014 तक जो राष्ट्र निर्माण में पीएसयू और पब्लिक सर्विस के जो प्रोजेक्ट्स बनाए, चाहे बांध हो, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे पोर्ट्स हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, उन सब को बेचने के लिए उन्होंने नेशनल मोनेटाइजिंग पाइपलाइन की घोषणा की। लायक बेटे में और नालायक बेटे में यही फर्क होता है। लायक बेटा जो उसे विरासत में मिलता है उसको जोड़ता है, और नालायक बेटा जो उसे विरासत में मिलता है उसे बेचकर, कर्जा लेकर और घी पीता है। यही फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। इसके साथ ही उन्होंने आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि देश में दो प्रकार की विचारधारा रही है, समाजवादी विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा। देश अब आरएसएस के विचारों पर संचालित हो रहा है, ना कि समाजवादी विचारों पर, जो शुरू से ही गरीबों वंचितों के खिलाफ रही है। राजनीति विचारधारा की होती है, और इस देश में एक तरफ महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राम मनोहर लोहिया भी उसमें शामिल मैं करूंगा, क्योंकि ये सब सोशलिस्ट विचारधारा के लीडर्स थे। जेपी बाबू भी, ये सब समाजवादी विचारधारा के लोग थे, जो कि जिन्होंने की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और आज़ादी की लड़ाई के बाद उन्होंने राष्ट्र निर्माण में सहयोग किया। दूसरी विचारधारा कम्युनिस्ट पार्टी की है, उनका एक अलग एजेंडा है। तीसरी विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है, जो 1925 से लेकर आज तक उनका एक ही एजेंडा है कि वे गरीब, वंचित वर्ग और किसान और मजदूर के खिलाफ हैं। वो पूरे तरीके से बाबा साहब अंबेडकर के भारतीय संविधान को वो स्वीकार नहीं करते हैं। ये मैं आज से नहीं कह रहा हूं, जब से भारतीय संविधान आया देश में तब से लेकर आज तक गुप्त रूप, पहले तो खुलेआम और फिर उसके बाद गुप्त रूप से इन्होंने भारतीय संविधान को डाइल्यूट करने के लिए, प्रावधान को डाइल्यूट करने के बारे में उन्होंने सदैव प्रयास किया। यहाँ तक कि मोहन भागवत जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आरक्षण के मामले में पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। दिग्विजय सिंह ने मोदी शाह की नीति को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, देश में चलने वाली करेंसी, कृषि कानून, कालाधन, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर हमला बोला। अब पेट्रोल डीजल का भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन वर्षों में
सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 2014 में पेट्रोल पर 9.48 रुपये हुआ करती थी, जो अब बढ़कर 32 रुपये 98 पैसे हो गई है। यानी कि पेट्रोल पर लगभग 23 रुपये प्रति लीटर इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, 9 रुपये से 32 रुपये। और डीजल की जो केवल 3.5 रुपये थी, उसको बढ़ा के इन्होंने कर दिया 31 रुपये 83 पैसा। यानी कि 23 रुपये 50 पैसे बढ़ाए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए पेट्रोल में, और 28 रुपये 27 पैसे बढ़ाए डीजल में, जबकि कच्चे तेल का भाव कम होता चला गया। 2014 में कच्चे तेल का भाव लगभग $104 प्रति बैरल हुआ करता था, जो कि मांग घटने से $37 से $50 प्रति बैरल हो गया था। ये लाभ कंज्यूमर को जाना चाहिए था, लेकिन ये लाभ कंज्यूमर को नहीं गया। ये लाभ गया मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी सरकार को। और 6 सालों में पेट्रोल के 3.5 गुना और डीजल पर 10 गुना इन्होंने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की वृद्धि की है। और साथ में बताना चाहता हूं कि इसमें पेट्रोल डीजल से इन्होंने लगभग 2 लाख करोड़ प्रति वर्ष सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल से ली जाती है, जो कि आम आदमी, जो कि स्कूटर वाला, मोटरसाइकिल वाला, ट्रक वाला, कार वाला, छोटी गाड़ी वाला, ये उसकी जेब से पैसे निकालकर इन्होंने टैक्स लिया है। आप डिमोनेटाइजेशन में उन्होंने कहा था नोटबंदी होगी, काला धन आ जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, फेक करेंसी बंद हो जाएगी और भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा उस समय। और ये भी कहा था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ जाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ। 2016 सितंबर में जो करेंसी सर्कुलेशन में थी वो थी 17.9 लाख करोड़। अब डिजिटल करेंसी ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ता तो ये करेंसी कम होना चाहिए थी, लेकिन 2016 से लेकर 2021 में आरबीआई का लेटेस्ट फिगर है कि ये बढ़ के हो गया है 27 लाख करोड़। यानी कि 10 लाख करोड़ मार्केट में और करेंसी आ गई है। अभी 10 लाख करोड़ कहाँ गया? जनता की जेब में तो गया नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नया आया नहीं, उल्टा इन्वेस्टमेंट जो हमने सरकार ने किया हुआ था वो बिक रहा है। तो इसकी भी ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक वो है कि आखिर ये इतना करेंसी मार्केट में 10 लाख करोड़ आके इम्पैक्ट क्या हुआ? दिग्विजय सिंह ने कहा कि ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड के प्रबंधन पर केंद्र सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। इनकी वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। एक तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है और एक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होता है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो होता है जहाँ की निर्माण होता है, इन्वेस्टमेंट आता है, नया इन्वेस्टमेंट आता है। नया इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं आ रहा है। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट वो होता है कि जो ऑलरेडी बन चुका है असेट, जो संपत्ति आपकी बन के तैयार है और जिससे आपको हर साल मुनाफा आ रहा है, उसको बेचने की अब तैयारी है। वहीं दिग्विजय सिंह ने नीतीश सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि नीतीश ने जेपी विश्वविद्यालय में जेपी पर आधारित पाठ्यक्रम को बंद करवा दिया। नीतीश आरएसएस और भाजपा के हाथों की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। यहां तक कि आप देखेंगे कि जो किसानों के खिलाफ कानून लाए गए, उसका केवल एकमात्र उद्देश्य है कि इस देश में लगभग 20 लाख करोड़ का एनुअल एग्रीकल्चर कमोडिटी का व्यवसाय है, और उसमें चूंकि मंडियों
के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है सब व्यापारी को, उसकी हैसियत देखी जाती है, चेक किया जाता है कि उसमें इतना माल खरीदने की क्षमता है कि नहीं। अब नीतीश कुमार जी ने 2006 में यहाँ मंडियाँ ख़त्म कर दी, लेकिन क्या उससे किसान का लाभ हुआ? आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन सबसे कम बिहार में होता है, जबकि उत्पादन सबसे ज़्यादा धान का होता है, गेहूं का होता है। लेकिन पूरे तरीके से नीतीश कुमार जी ने राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी का जो मूल आधार था समाजवादी संरचना का, समाजवादी विचारधारा का, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर वो सब छोड़ चुके। और आज मैं देख रहा था कि जेपी विश्वविद्यालय के अंदर उन्होंने जो जेपी पर एक सब्जेक्ट हुआ करता था वो भी समाप्त कर दिया। किस कदर नीतीश कुमार जी आरएसएस और भाजपा के चंगुल में फंस गए हैं, ये अपने आप में इसलिए साबित होता है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस को सुझाव देने का भी काम किया। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां राजनीति के लिए यात्राएं कर रही हैं, अब कांग्रेस को भी देश की संपत्ति बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा मदन मोहन जी से, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, कि यात्राएं खूब निकल रही हैं बिहार में। एक यात्रा निकल रही है, रामविलास पासवान जी का सुपुत्र चिराग निकाल रहा है, उनके खिलाफ पारस निकाल रहे हैं। अब जनता दल में लल्लन जी भी निकाल रहे हैं, दूसरा उपेंद्र कुशवाहा जी भी निकाल रहे हैं। ये सब तो केवल कुर्सी के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को यात्रा निकालनी चाहिए, जनता के हित में निकालना चाहिए। महंगाई के विरोध में, हमारी सरकारी संपत्तियों को बचाने के लिए किसानों के पक्ष में यात्रा निकालें, जनमानस में जाइए, जनमानस को बताइए कि कितना बड़ा अपराध उन्होंने किया है। ये मोदी शाह सरकार को, नीतीश कुमार की सरकार को यहाँ चुनकर बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने ऐसा विवादित बयान दिया है। इससे पहले भी वो कई बार ऐसा कारनामा कर चुके हैं जिससे सभी लोग अवगत हैं। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC न्यूज हिंदी।